अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असल बात के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। शंघाई ताउन तंजीम दुनिया भर में इसकी बातचीत, दुनिया भर की नज़रें इस अहम शंघाई ताउन तंजीम पर हैं। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि दुनिया इस वक्त इकॉनमी को लेकर सबसे ज़्यादा जुड़ी है, या दुनिया में एक दूसरे ममालिक के ताल्लुकात अब इकॉनमी को लेकर, उसकी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रेड और ये सारी चीज़ें सिर्फ इकॉनमी से जुड़ी हैं। और इसकी वाज़ेह मिसाल कई चीज़ें हैं, हम कई चीज़ों पर बात कर सकते हैं। चूँकि आज हमारा टॉपिक शंघाई ताउन तंजीम है तो हम इस तक रहते हैं। रीजनल कॉरपोरेशन 2001 से इसका आगाज़ हुआ, 2024 में हम दाखिल हो गए, 2017 में पाकिस्तान इसका मुस्तकिल मेंबर बना, फिर हालिया लास्ट ईयर होने वाले आस्ताना के इजलास में बेलारूस भी इसका मेंबर बन गया। तो कुल तादाद 10 हो चुकी है इसके मुस्तकिल रुकन की। फिर मुबस्सिर ममालिक भी हैं, मंगोलिया और उसके साथ अफ़गानिस्तान है, फिर कुछ डायलॉग पार्टनर्स हैं जिसमें तुर्की भी है। इसीलिए इसको यूरेशियाई ममालिक की एक शानदार और बड़ी तंजीम कहा जाता है। 32% दुनिया के GDP का ये कंट्रोल करती हैं, यानी इतने बड़े ममालिक हैं। 40% दुनिया की आबादी का हिस्सा इसी शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा है, यानी उन ममालिक का हिस्सा है। तो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। भारत इसी को लेकर, पाकिस्तान इसी को लेकर, रशिया पाकिस्तान में मौजूद, इसी को लेकर ईरान पाकिस्तान में मौजूद, बेलारूस मौजूद, उज़्बेकिस्तान मौजूद, ताजिकिस्तान मौजूद, किर्गिस्तान मौजूद। तो तमाम ममालिक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़रों का महवर है। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे आज बात करेंगे, रीजनल कॉर्पोरेशन पे बात करेंगे। सारे फीचर्स, इकोनॉमिक फ़ीचर हों, एजुकेशनल फ़ीचर्स हों, टूरिज़म के फ़ीचर्स हों, कल्चरल ट्रेड के फ़ीचर हों, या फिर एक करेंसी के तबादले की बात जिसकी की जा रही है, जैसे चाइना के साथ हम करेंसी ट्रेड करेंगे, हम अपनी करेंसी को बढ़ावा देंगे और उसी में ट्रेड करेंगे, तो रीजन में इसका क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फिर जिस तरह यूरोप में किसी एक हम करेंसी की बात करें, उसी के बैनर तले तमाम ट्रेड होती है, क्या यहाँ पर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? इन एस्पेक्ट्स पर भी बात करेंगे क्योंकि इसकी अहमियत पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अब्दुल्ला गुल साहब तहरीक जवानाने पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मारूफ बिजनेसमैन जनाब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। मिर्ज़ा साहब, इस वक्त गवर्नमेंट की तगोदो और गवर्नमेंट के तमाम अपने मामलात को देखते हुए एक बड़ी कामयाब कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है और चल रही है, कल भी इसका मामला चलना है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत भी सालों बाद पाकिस्तान में मौजूद है। बहुत अच्छा सवाल है आपका खोकर साहब। एक्चुअली अगर आप दुनिया की सक्सेसफुल मॉडल को तलाश करें कि बेस्ट मॉडल दुनिया में ट्रेड बढ़ाने का कौन सा है, तो एक ही जवाब आता है कि रीजनल ट्रेड के जरिए आप अपनी तिजारत को बहुत बढ़ा सकते हैं। और फिर उसकी मिसालें भी हैं। ये नाफ्ता जो नॉर्थ अमेरिकन ब्लॉक है, कनाडा और मैक्सिको और अमेरिका, उसकी ट्रेड 58% आपस में है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के 27 ममालिक की ट्रेड 52% आपस में है। आसियान ममालिक की ट्रेड 26% आपस में। हमारा जो ये SCO का ब्लॉक है, बदकिस्मती से इसकी ट्रेड 5% जो आपस में। और एक और ब्लॉक है हमारा सार्क, उसकी ट्रेड इससे भी कम है, 3.5-4% है। तो हमें ये देखना है कि जब और रीजनल ब्लॉक की बाहमी तिजारत इतनी ज्यादा है, तो हमारे दोनों ब्लॉकों की, खास तौर से SCO की तिजारत क्यों इतनी कम है, 5%। तो उसका जवाब मिलता है कि इसमें कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनकी डिस्प्यूट्स हैं, खासतौर से भारत और पाकिस्तान में पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इश्यूज हैं, और जिसकी वजह से तिजारत को फरोग नहीं हो सका। उनकी बड़े ममालिक की तिजारत पे पाबंदी है, पाक इंडिया आपको पता है तिजारत पे पाबंदी है। और दूसरे हमारे SCO में जो 10 ममालिक हैं, उसकी तिजारत अगर मिसाल तौर पर 30-32 बिलियन है, तो 20 बिलियन तो पाकिस्तान और चाइना की है। तो हमारा तो मेन ये दो ममालिक की तिजारत है, उसके माने 10 अरब डॉलर तो कुछ भी नहीं हुआ पाएंगे तिजारत। लिहाजा अब उन्होंने ये सोचा है कि जी हमें इस ब्लॉक को, जो दुनिया का 80% पॉपुलेशन रखता है, 40% आबादी रखता है, और 25% जो ट्रेड है टोटल, उसका 25% SCO ब्लॉक की ट्रेड है, तो उसको हमने बढ़ाना है।
अब बढ़ाने के लिए 3-4 इश्यूज हैं जो जंजीरें पैरों में हमारे डाले हुए हैं। बैंकिंग चैनल्स का नाम हमें आजकल एफएटीएफ के मुताबिक बैंकिंग चैनल को बढ़ाना होगा, बैंक खोलने होंगे और ताकि एलसीज वगैरह खोल के तिजारत हो सके। दूसरे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लैंड रूट को हमने डेवलप करना है। हमारे इन 10 ममालिक में काफी ममालिक सेंट्रल एशियन है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान के साथ लैंड रूट ट्रेड कर सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सालों के बाद एनएलसी ने, जो पाकिस्तान की कंपनी है, एनएलसी ने सैकड़ों कंटेनर ट्रेड शुरू किया है जो अफगानिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशियन ममालिक जा रहा है। और एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं शेयर करना चाहूंगा, वाखान बॉर्डर जो हमारा है गिलगित बल्तिस्तान के करीब, उससे 35 से 38 किलोमीटर फासले पे ये दोशंबे आ जाता है, आपका सेंट्रल एशियन आ जाता है। अच्छा ठीक है, अब्दुल्ला गुल साहब, सर एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ना, कॉमन इंटरेस्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये तमाम तर की कनेक्टिविटी, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना, इकोनॉमिक फीचर्स को ले लें, एजुकेशनल फीचर्स को ले लें, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को ले लें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होगा। मैं इस पर भी आज आपसे बात करूंगा। तो ये जो एससीओ है, एक तो इसके पाकिस्तान के लिए क्या एस्पेक्ट है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में होना और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मुनक्किद होना, और फिर भारत का आ जाना, ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा पहलू और पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि भारत क्यों आया, कैसे आया और उसका आ जाना, भारत के पास ऑप्शन नहीं था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो इतने मुल्क जो उनके सरबराहान मुमलिकत आ रहे हैं और भारत उसके अंदर ना आता या उसकी नुमाइंदगी ना होती, तो भारत के भी जो फिर आइंदा कभी कोई इजलास मुनक्कद होता तो भारत के लिए भी बाइकआउट का सिलसिला होता और फिर उसी के हम मनसब लोग जो हैं वही जाया करते वहाँ। इसलिए भारत के पास ये कह देना कि जी भारत जो है वो आ गया, मेरा ख्याल है कि हम इसको शायद बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई बर्फ़ पिघल जाएगी, तो ऐसी तो कोई बात नहीं नज़र आती। उसका इजहार उन्होंने भी कर दिया है, क्योंकि जो दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं, जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ मुख्तलिफ टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए ना, ये तो हम हुकूमती सतह के ऊपर इस बात को कई दफ़ा जो है एतराफ़ कर चुके हैं और भारत के ऊपर बाकायदा दफ्तर खारजा की जानिब से जो है इल्ज़ामात भी लगाए गए, उनके सबूत भी पेश किए गए और साथ ही साथ भारत को जो है वो आड़े हाथों लिया गया। और हद ये है कि उनके सफ़ीर को भी मुल्क से जाना पड़ा जब कश्मीर का इन्होंने 5 अगस्त 2019 को वाक़या किया। लेकिन भारत, मैं फिर भी ये समझता हूँ कि भारत आया है, अच्छी बात है। अगर वो आए, उसके साथ जो सहाफ़ी हैं वो देखें और साइड लाइन्स के ऊपर कोई अगर मस्बत बातचीत हो सके तो यकीनन मेरे ख्याल में ये दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए बेहतरी का समा बनेगा। दूसरी तरफ जो है वो आप देख लें कि एससीओ के ममालिक की जहाँ बात की गई, अभी वाखान कॉरिडोर का बताया गया बेग साहब ने। देखिए, वाखान कॉरिडोर जो है वहाँ नामुमकिनात है, वो दुनिया का एक तीसरा पोल कहलाता है, थर्ड पोल, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस तरह से वो एक तीसरा पोल कहलाता है। टेम्परेचर इंतहाई कमतर हो जाते हैं, 99.1 किलोमीटर की ये पट्टी है और ये बात दुरुस्त है कि वो जाके उससे वस्ती एशिया ममालिक का जो है वो रास्ता कम हो जाता है। इस टाइम पे चीन ने भी वहाँ एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है अपनी साइड के ऊपर बना लिया है, लेकिन उससे क्या नज़र आ रहा है, क्या वो बर्फपोश पहाड़ जो कुदरत है, कुदरत को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए वो रास्ता जो है चीन ने अगर करना होता तो वो बहुत पहले कर लेता। वस्ती एशिया में जाने के लिए उनको मजबूरन पाकिस्तान के ज़रिए ही आना पड़ेगा और पाकिस्तान के जो मेन लैंड पाकिस्तान है उससे ही तिजारत करनी पड़ेगी और जो गर्म पानी की रसाई है वो तो वस्ती एशिया के पास भी नहीं है। उन ममालिक को भी पाकिस्तान का जो गवादर पोर्ट है वो सूट करता है। अब पाकिस्तान का महलो वकू भी है, पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं और गल्फ के जो ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज उसके बॉर्डर पे पाकिस्तान है और साथ ही साथ जो है सेंट्रल एशिया के नेचुरल रिसोर्सेज उसके ऊपर भी जो है वो उसका रास्ता। ठीक है, अच्छा अब्दुल्ला गुल साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं वापस आऊँगा तो आप दोनों हज़रात से ज़रा इस पर बात करूँगा। अब इसके हमने पहलुओं पर बात कर ली है, सारे कंपोनेंट्स पर, हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का बड़ा मेजर हिस्सा ज़ाहिर 2017 से है,
हमारे लिए क्या है इसमें, फिर रीजनल कॉरपोरेशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, हम अपना इनपुट जो दे रहे हैं क्या हमें उस इनपुट का रिजल्ट पॉजिटिव मिल पाएगा, और फिर कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल्स जो हैं उसको अटेन करना ये कितना ज़रूरी होता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा मिर्ज़त साहब, कॉमन इंटरेस्ट, कॉमन गोल्स, चाहे वो मैंने जिक्र किया आपने प्रीएम में भी, आपने भी इसका जिक्र कर दिया, मुझे बताइएगा कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन गोल हो, एक गोल सबकी प्रॉस्पेरिटी हो, ये एक बड़ा अच्छा ख्वाब, बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। और शंघाई आपने ख़ुद भी बताया कि अभी तक इसमें कोई इकनॉमिक जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे बाकियों का आपने जिक्र किया। ये कॉमन इंटरेस्ट और कॉमन गोल के लिए सबको मिलकर काम करना, जिसमें सिक्योरिटी भी हो, सबकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है ये कॉन्फ्रेंस, और फिर पाकिस्तान का रोल? मैं कह रहा हूँ, देखिए हम 4 ममालिक इसमें से उठाते हैं 10 में से, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और ईरान। ये 4 ममालिक मेजर मार्केट्स हैं, मेजर ट्रेड के प्लेयर्स हैं। अगर हम इनसे वाटर एग्रीमेंट करते हैं, इन ममालिक में बैंकिंग चैनल्स को खोलते हैं, पाकिस्तान ने जोशंबे में नेशनल बैंक की ब्रांच खोली थी, लेकिन अब सुनने में आया कि उसको वो बंद करने के प्रोग्राम में है। लॉजिस्टिक लैंड रूट नेटवर्क बन जाए, जैसे भी हम कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी और हमारा इन्फ्लुएंस नहीं था, लिहाजा अफगानिस्तान ने वो एक्सेस नहीं दिया और रशिया का भी कंसेंट नहीं था, लेकिन अब वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के मुताबिक वो वखान बॉर्डर से सेंट्रल एशियन के एक्सेस दे रहे हैं। और ऑलरेडी एमएनसी के सैकड़ों कंट्री, अगर हम वाटर एग्रीमेंट कर लेते हैं इन ममालिक के साथ, जब तक हमारा बैंकिंग चैनल नहीं होता, तो बहुत फरोग मिल सकता, हमारे ट्रेड को बहुत फरोग मिल सकता है। हमारे मेन आइटम जो है उसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं जो बहुत सस्ते और आला मियार के हैं, और वो खेती अंदाज में सेंट्रल एशियन में ऑलरेडी जाते हैं, और पैनाडोल और इस तरह की ये सब गोलियां वहाँ पे मारूफ है। दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल है, फिर सेरल है, फिर आपके पंखे की बहुत डिमांड है, जो गुजरात के जो फैन की अच्छी क्वालिटीज है। ग्रेन्स हैं, ग्रेन्स में राइस आ जाता है, और खाने पीने की फूड स्टफ की अच्छी आ जाती है। वहाँ बड़ी तादाद में सब्जी और फ्रूट जा रहे हैं, मैंगोज की बड़ी तादाद और ऑरेंज की वहाँ पे गई है और कामयाब रही है, अच्छी प्राइसेस उसकी मिली हैं। तो ये सब वो चीज़ें पोटेंशियल जो हमने कभी इसको फरोग नहीं दिया, कभी एक्सप्लोर नहीं किया। और हम ये इसके अलावा एक चीज़ तो ध्यान में बिल्कुल रख लें कि ये एनर्जी कॉरिडोर है, एनर्जी का हब है। लिहाजा जैसे हम ताजिकिस्तान से कज़ा 1000 एक प्रोजेक्ट हमने साइन किया है कि ताजिकिस्तान में विंटर में, सर्दियों में एक्सेस इजाफी बिजली 1000 मेगावाट पैदा होती है, वो हमें सस्ता देने के लिए तैयार है। हमने एग्रीमेंट साइन किया, लेकिन उसका अमल दरामद अभी तक नहीं हो सका। ये वो एनर्जी का कॉरिडोर है, ये एनर्जी का हब है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी ईरान से हम ग्वादर के लिए बिजली ले रहे हैं और सस्ते। ठीक है, तो ये अच्छा, तो चीजें इफ एंड बर्ड्स की तरह से हो रही हैं, इनको हम रेगुलर बेसिस पे अगर करें तो एससीओ ममालिक में जो उगना हम कर सकते हैं। अभी एससीओ ममालिक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लोग आए थे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस की थी, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस सरीना ने मुझे भी बुलाया था। ठीक हो गया अब्दुल्ला गुल साहब, कॉमन गोल्स, कॉमन इंटरेस्ट, एक एजेंडा, उसको हासिल करना, लेकिन कोई एक आधा मुल्क अगर उस एजेंडे में उस माइंडसेट का हिस्सा ना हो। हम हमेशा जिक्र करते हैं एक दो ममालिक की बात करें, कैसे कॉमन गोल्स को हासिल किया जा सकता है और कैसे शंघाई ताउन तंजीम को मजीद मजबूत एक प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। देखिए, बुनियादी तौर पे शंघाई ताउन तंजीम जो है वो असल में मगरब को खटक रही है। वो ये समझ रहे हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का मुतबादिल जो है वो बन के सामने आ रही है। अब देखें ना, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज इसके ज़रिए हुई हैं, और फिर जैसे आपने अपने बयानिए में बताया कि 40% जो दुनिया का खित्ता है वो है, 32% जो है मईशत है, और फिर इसमें 4 न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। और अगर ईरान न्यूक्लियर बन जाएगा, जिस दिन वो डिक्लेयर कर देगा,
तो वो 5 न्यूक्लियर कंट्रीज हो जाएंगी। तो ये फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज है मगरिब के लिए, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब लोग लुक वेस्ट पॉलिसी से हटते हुए लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है तवानाई के शोबे का, इसमें कोई शक नहीं है, तवानाई है, तिजारत है, हर चीज़ मुमकिन है। NLC का भी जिक्र किया उन्होंने, 18 कंटेनर जो हैं वो 18 ट्रक जो है वो भेजे रूस के शहर ग्रोजनी के अंदर, और वो वहाँ गए। लेकिन देखिए मसला यहाँ यही आ जाता है कि आपका एक ऑलरेडी टैपी का मंसूबा साइन हुआ है, और इसी तरह से काज़ा 1000 का मंसूबा जो है वो भी हुआ है। लेकिन क्या अफगानिस्तान में अमन नहीं है तो क्या वो मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचा? क्या वो आपको बिजली और गैस मुयस्सर आ सकी? तो नहीं, उसका जवाब नफी के अंदर है। इसी तरीके से आप जब तक मगरिब के तसल्लुत से और सुपर पावरों के तसल्लुत से बाहर नहीं निकलेंगे और अपने मफादात के हिसाब में पॉलिसी नहीं बनाएंगे, तो ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी तो आपके सामने है। अब $22 बिलियन उसका जुर्माना आ रहा है। $22 बिलियन जो है वो कहते हैं ना, नेकी बर्बाद गुना लाजिम वाली बात। तो हमें देखिए, हमने तो गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है ईरान ने कितने साल हो गए हैं कि वो बना के बॉर्डर तक बिछा के दे दिया। अब वो सस्ती बिजली ईरान भी आपको देना चाहता है। हम ताजिकिस्तान से जरूर लें, हम तुर्कमानिस्तान से लें, हम दीगर जो है वो लें, लेकिन जो ईरान जिसके साथ हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है हम उससे क्यों ना ले पहले। लेकिन वो हम नहीं लेंगे क्योंकि उसमें जो है वो अमेरिका बहादुर जो है वो आड़े आ जाता है। लेकिन आपको पॉलिसियां अपनी दुरुस्त करनी पड़ेंगी, और यही चाइना जो है वो चाहता है। चाइना चाहता है कि आप इस तसल्लुत से बाहर निकलें और लुक ईस्ट पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर गले लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप मगरिब को भी खुश करते रहेंगे, ये ऐसा ही है कि शैतान से याराना भी और खुदा को सजदा भी, ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे अब्दुल्ला गुल साहब, इसलिए ये जो रीजनल ट्रेड ना बढ़ाने के बहुत अहम पहलू बताए हैं अभी मिर्जा साहब ने, आप क्या समझते हैं रीजनल ट्रेड ना बढ़ने में, और SCO में इसका बड़ा अहम किरदार है इस सारी कॉन्फ्रेंस को लेकर, रीजनल ट्रेड ना बढ़ने में क्या समझते, क्या कबात है? देखिए, रीजनल ट्रेड ना बढ़ने में सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो ब्रिक्स बैंक है उसको हमें देखना पड़ेगा, जो कि इसी तरह से एक इन्हीं का, चाइना का ही वो फार्मूला है, और वो हमें उसके ऊपर जाना पड़ेगा और बार्टर ट्रेड करना पड़ेगा। हमें जो है डॉलर से हट के जो है दीगर करेंसीज के अंदर, या जो मैंने कहा माल के बदले माल, आपको उसमें ट्रेड करना पड़ेगा। सबसे आसान, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा और मौसर तरीका, जिससे दो तरफा तिजारत को जो है तवाज़ुन मिलता है, बढ़ती है, लोग भी खुश रहते हैं। अब जो इसके अंदर हिच हैं, इसके अंदर पहली बात यह है कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई पाबंदियां लग जाती हैं। अभी FATF का जिक्र हुआ। FATF जो है वो भारत के लिए तो कुछ नहीं होता, उसके वो तमाम कवानीन जो है वो तोड़ता फिरता है, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसका इतलाक पूरा होता है। देखिए, ये डिक्टेशन जो लेते हैं उनको लोग डिक्टेशन देते हैं। इसी तरीके से जो है उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, या दीगर ममालिक हैं, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये सारे ममालिक कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी तसल्लुत के अंदर रहते हैं, या ये ईस्टर्न ब्लॉक में रहते हैं या ये वेस्टर्न ब्लॉक में रहते हैं। चाइना जो है उसको भी देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा, यहाँ चाइना हमारा यकीनन देरीना दोस्त है और एक हमारा मजबूत साथी है, लेकिन साथ ही साथ ये है जिस तरह से अमेरिका खुल के अपने एलाइज की मदद करता है, जिस तरह से अभी आपने इसराइल के हवाले से देखा कि तमाम कवानीन, तमाम जो उनके प्रोसीजर से वो सब खत्म हो जाते हैं, इंसानियत वगैरह वो किसी को नहीं परवाह करते। भारत के लिए भी चीन को यही, भी भारत के चाहिए। लिए भी यही पॉलिसी है अमेरिका की। जी जी बिल्कुल। तो फिर मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि भारत तो असल में क्यों बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो चीन को बैलेंस करना चाहते हैं। अब पाकिस्तान है वो फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है, चीन को हमारा वो ताउन करना ठीक है। चाहिए जो हम उम्मीद करते हैं उनसे। अच्छा, जिस क्योंकि हम करेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं ना गुल अब्दुल्ला खा साहब, रहे के हैं एक ना उनके करेंसी लिए। में हम अपनी करेंसी में भी ट्रेड कर रहे हैं, उसकी जिक्र हुआ है। चाइनीज़ वज़ीर आज़म यहाँ मौजूद हैं, चाइनीज़ वफ़द मौजूद है, पाकिस्तानी करेंसी और चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड की बात हो रही है। मैं ज़रा मिर्ज़ा साहब से एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात करता हूँ, और अब्दुल्ला साहब से। वेलकम बैक जी। मिर्ज़ा साहब, ये जो करेंसी ट्रेड की बात हो रही है, पाकिस्तान के अपनी करेंसी में ट्रेड की, चाइनीज़ करेंसी में ट्रेड की, आप समझते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त ये एक काम हो जाएगा अगर हम वाकई में मिनोन इस पर अमल कर दें? तो बड़े लंबे अरसे से मैं सुन रहा था कि ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए भी 313 मसनूआत का जिक्र किया गया था उससे पहले। अब पता नहीं 313 मसनूआत हम दे भी रहे थे, बना भी रहे थे या नहीं, इसका नहीं मुझे पता,
लेकिन जिक्र हुआ और हमारे लिए फ़ायदा था। फिर हमारी अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड बढ़ाने की बात, तो किस तरह से ये हो सकेगा और क्या हमें इसका क्या फ़ायदा होगा? सवाल है आपका लोकल करेंसी का। इसको हम कहते हैं करेंसी स्वैप। ये हमारा चाइना के साथ अरेंजमेंट है, ईरान के साथ अरेंजमेंट है, टर्की के साथ भी अरेंजमेंट है। चाइना और टर्की के साथ हमने महदूद बुनियादों पे करा है, लेकिन खुल के नहीं करा। इसमें हम अपनी करेंसी और उनकी करेंसी में तिजारत करते हैं और सेंट्रल बैंक ने एक लिमिट दी हुई होती है, उस लिमिट तक दोनों ममालिक आपस में अदायगियां कर सकते हैं। चाइना में तो काफी ये लोग समझ गए हैं करेंसी स्वैप को और इसमें वो डील भी करते हैं। लेकिन सिर्फ करेंसी स्वैप से मसला नहीं हल होगा, आपको बार्टर एग्रीमेंट भी करने होंगे। बार्टर एग्रीमेंट में ये होता है कि कुछ चीजें देंगे, उसी के बराबर की आप दूसरी चीजें ले लेंगे, तो करेंसी आपकी उसमें नहीं जा, उसमें डॉलर में पेमेंट नहीं होती, तो आपकी जो तिजारती खसारा वगैरह बढ़ जाता है, वो उससे आप महफूज रहते हैं। रीजनल ट्रेड में जो सबसे जरूरी चीज है, अगर आप मुझसे एक पॉइंट पहुंचे कि बेग साहब एक पॉइंट क्या है रीजनल ट्रेड में तिजारत को बढ़ाने का, तो मैं ये कहूंगा कि वो ममालिक जिनके पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट है, वो इनको भूल के, छोड़ के और इस ब्लॉक में आए और तिजारत करें। अब अगर इंडिया के डिस्प्यूट हैं तो आप दो बड़े ममालिक को तो पहले ही आपने दरवाजे बंद कर दिए, और दरवाजे बंद करके तिजारतें नहीं होती। आप चाइना को देखें, ताइवान के साथ कितना बड़ा इसका इख्तलाफ है। हमें इंडिया के साथ भी इस बात को रिव्यू करना पड़ेगा जो हमने तिजारत बंद की है, ऑलरेडी थर्ड कंट्री से होती है। हमें कुछ ऐसे लिंक करते हैं जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रॉ मटेरियल है, फिर वो के थ्रू मंगाते हैं। तो हमें महदूद बुनियादों पे तो कम से कम शुरू करें। और कॉटन के लिए, जैसे हमारे इंडिया की कॉटन बिल्कुल एक जैसी क्वालिटी की है, हमारे जब कॉटन शॉर्टफॉल होती है तो बेस्ट और सस्ती इंडिया से वाघा बॉर्डर से कंटेनर आता है और हमारी फैक्ट्री में आके खाली करके चला जाता है, फिर एक हफ्ते के बाद हम मंगा लेते हैं। जब पे हम सेंट्रल एशियन से, न्यूयॉर्क से, इजिप्ट से, लंदन से, लिवरपूल से मंगाए तो हमें 2-3 महीने का स्टॉक लेना पड़ता है, जो हमारी इन्वेंट्री को बढ़ा देता है। तो रीजनल ट्रेड में फायदा यही है कि सरहदों के मिलने का फायदा उठाए। ठीक हो गया, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एक पॉइंट जो उससे फायदा उठाए। बिल्कुल ठीक। अब्दुल्ला साहब, हम रीजनल ट्रेड की बात करें, एक दूसरे के साथ हम आंगी ताउन, जाहिर है यही इसका मकसद है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट या एक लाइन हम कहें जो बड़ी ज़रूरी है, वो है एक सिक्योरिटी का एक जैसा डिसीजन, कि सिक्योरिटी तमाम ममालिक की एक दूसरे से जुड़ी है, इसी को कनेक्टिविटी कहते हैं, और सबको एक दूसरे की सिक्योरिटी की बेहतरी के लिए एक जैसे गोल्स अटेन करने के लिए एक जैसे एजेंडे पर काम करना होगा। क्या ये मुमकिन है? देखिए, जहाँ तक रीजनल सिक्योरिटी की बात है, रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर मुतअद्दिद जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इस पूरे रीजन की, उनकी आपस में जो है एक अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी डेवलप्ड है और उसके मुतअद्दिद जो है वो मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दों की पनाहगाह जो है वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता जा रहा है। और उससे ज़ाहिर है जो मुल्का ममालिक हैं, ईरान है, वो उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये सब, और ख़ुद पाकिस्तान है, ये सब बुरी तरीके से मुतासिर हैं। अब उसके अंदर जो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं वो तो आपको पता है भारत और जो अमेरिका है, और इसी तरह से मगरिब की पुष्ट पनाही के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। अफगानिस्तान से देखें ना, अमेरिका जब गया तो 3 लाख वेपन वो वहाँ छोड़ के चला गया। तो किसके लिए छोड़ गया? वो हमारे लिए छोड़ गया ना। यानी कि वो इस रीजन को स्टेबल नहीं होना चाहता। अब ये रीजनल सिक्योरिटी के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिसीविंग मुल्क है, जो मेरे ख्याल में एससीओ का ये तंजीम का इजलास पाकिस्तान में एक ऐसे वक्त में होना जब सिक्योरिटी हालात पूरे रीजन बिलखसूस पाकिस्तान के जो हैं वो मुश्किल हैं, इसके लिए मुतबादिल मामला तय करने हैं। पाकिस्तान के ऊपर खुला नहीं छोड़ना, पाकिस्तान को असलहा भी सर, हम तो फिर राइज पीसफुली के लिए देनी पड़ेगी।
जी अब्दुल्ला गुल साहब, हम तो फिर राइस पीसफुली के लिए आगे बढ़ रहे हैं, हमने तो कुर्बानियाँ दे दी हैं। अगर कोई एक या दो मुल्क राइस पीसफुली के नारे के अंडर ही रहें बस, लेकिन राइस पीसफुली पर मिनवान अमल ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सिक्योरिटी कनेक्टिविटी को बढ़ाना और या इस तरह कोई कॉपरेशन को बढ़ाना। तो इसका मकसद भी यही है और इस पर पाकिस्तान मिनवान अमल भी कर रहा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब आपका, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपका शुक्रिया। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।